हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीतीश भारती क्लासेस। आज इस वीडियो में शुरू करेंगे एस के झा सर द्वारा आयोजित सेट नंबर 61। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है क्या होता है। तो हम जानते हैं कि स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है ये जो है टॉर्क अधिक होता है, तो निर्धारित जो बल अघूर्ण है से अधिक होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर के स्टेटर फ्रेम में सिलिकॉन स्टील के टुकड़े आमतौर पर डैश डैश मोटाई के साथ होती है। इंडक्शन मोटर के स्टेटर फ्रेम के जो मोटाई होती है 0.5 से 6 mm होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक 3 चरण स्टेटर यानी कि 3 फेज वाइंडिंग में प्रति ग्रुप कॉइल्स की संख्या बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कॉइल की कुल संख्या प्रति कॉइल ग्रुप की संख्या होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यदि 2 रोटर बार खुला परिपथ वाली बन जाए तो रोटर कैसे चलेगा? अगर रोटर खुल जाएगी तो वो जो स्लो हो जाएगी और इसके साथ जो है नॉइज पैदा होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। शोर के साथ बहुत धीमे गति से चलेगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। स्क्वायरल केज, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्क्वायरल प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर। स्लिप रिंग मोटर को वहीं वरीयता दी जाती है जहां क्या होगा? इसका ऑप्शन सी, उच्च स्टार्टिंग अघूर्ण आवश्यक हो। चूँकि हम जानते हैं कि जो स्लिप रिंग होती है, जो स्लिप रिंग मोटर होती है उसका जो है टॉर्क जो है उच्च होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा मोटर नियत गति पर चलता है और जो भार स्थितियों पर निर्भर नहीं करता है? तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तुल्यकालिक मोटर। जो सिंक्रोनस मोटर है, एक बार स्पीड पकड़ लिया तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है कि कोई लोड लगा है या नहीं लगा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर एक न्यूमेरिकल है। जो 6 पोल 60 हर्ज के 3 कला प्रेणी यानी 3 फेज मोटर की जो तुल्यकालिक गति कितनी होगी? तो NS बराबर क्या होता है? 120p/f होता है। तो क्या लिखेंगे? 120 पोल कितना है? 6 है और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 60। 6 दहिया 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? जो इसका फार्मूला हम लोग ने गलत लिख लिया था। अब देखिए इसका फिर अब से जो सिंक्रोनस स्पीड का जो फार्मूला आता है 120/p होता है। तो 120 लिख लेंगे और फ्रीक्वेंसी हमारा कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है और पोल कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। 6 दहिया 60। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बताएं कि सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के बारे में दिए गए तथ्य सही है या गलत। पहला क्या है? सिंक्रोनस मोटर को बिजली के कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर संचालित किया जाता है। बिल्कुल सही है। एक प्रेरण मोटर हमेशा एक प्रमुख शक्ति कारक के साथ चलती है। इंग्लिश में इसका बोलेंगे जो इंडक्शन मोटर है वो लीडिंग पे चलता है। नहीं, ये लीडिंग पर नहीं चलता है, ये चलता है लैगिंग पे। तो क्या हो जाएगा? पहला जो है सही हो जाएगा और दूसरा जो है गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बर्निश की परत चढ़े तांबे के तार को क्या कहा जाता है? तो इसको इनेमल्ड वायर कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। x का मान ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं और ये जो है पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद से 2 के पावर 3 लिखेंगे, उसके प्लस देंगे, 1 लिखेंगे, फिर ये 1 और फिर लिखेंगे 2 के स्क्वायर प्लस में, फिर ये 0 लिखेंगे गुणे 2 के पावर 1, फिर प्लस, फिर ये 0 लिखेंगे और ये जो है अब कितना पावर होगा? गुणे 2 के पावर 0। तो ये जो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा फाइनली इसका वैल्यू। और ये जो है 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं कि एंड गेट का इसमें पिक्चर चुनना है। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। CFL लैंप का जीवन काल जो लाइफ स्पैन कितना होता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
6000 से 15000 घंटे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तापमान में वृद्धि के साथ सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध क्या होता है? कोई भी प्रतिरोध रहे, अगर तापमान घटेगा तो घटेगा और बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बट यहाँ पे सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, इसलिए इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घटेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, क्या होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन? तो एक सेमीकंडक्टर होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में क्या होता है? तो इसमें होता है निम्न प्रतिरोध होता है, और यही रिवर्स बायस देता तो प्रतिरोध क्या हो जाता? उच्च हो जाता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा जो सेमी कंट्रोल कपल की श्रेणी से संबंधित नहीं है? क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अर्ध नियंत्रित उपकरण की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मॉसफेट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 17 नंबर। निम्नलिखित प्रतीक में कौन सा उपकरण दिखाया गया है? तो ये कौन सा है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, यूजेटी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मीटर्स, शक्ति गुणक मापी यानी पावर फैक्टर मीटर्स इत्यादि किस श्रेणी के उपकरणों में आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सूचक इंडिकेटर के रूप में आते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वे उपकरण जो एक ग्राफ शीट पर मापी जा रही मात्रा की रीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग बोलते हैं। और रिकॉर्डिंग का जो है एग्जाम्पल क्या होता है? ईसीजी होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मूविंग आयरन यंत्र असमान पैमाने से लेंस क्यों होता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विक्षेपित बल धारा के वर्ग के सीधे समानुपाती होता है, जो टीडी होगा आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीक लोड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युत उत्पादन के लिए कौन सा ईंधन भारत में प्रचुरता में उपलब्ध है? तो हम जानते हैं कि आजकल थर्मल पावर प्लांट बहुत ज़्यादा है, एनटीपीसी। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्यम वोल्टेज स्थापना प्रणाली के लिए वोल्टेज है अप टू 250 वोल्ट को क्या बोलते हैं? निम्न वोल्टेज बोलते हैं। और 250 से जो है 650 तक के वोल्टेज को क्या बोलते हैं? मध्यम वोल्टेज बोलते हैं। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जो प्रेषण लाइन होता है ट्रांसमिशन लाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वोल्टा नियंत्रण और प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति नियंत्रण परस्पर संबंधित होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि डीसी मोटर गलत दिशा में चलती है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या होगा? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, गलत क्षेत्र या आर्मेचर वायरिंग करेक्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक सर्किट में दो बिंदुओं पर वोल्टेज के अंतर को क्या कहते हैं? तो वोल्टेज डिफरेंस को क्या बोलते हैं? मान लीजिए कि एक वोल्टेज वी ए है और ये वी बी है, तो वी बी माइनस वी ए को क्या बोलेंगे? वोल्टेज डिफरेंस बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, विभवांतर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश क्या बनाते हैं? तो क्या डाइपोल बनाते हैं? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है? शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है, इसलिए करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है, और वोल्टेज जो है लो हो जाता है, और इम्पीडेंस क्या होता है? बाधा जो है 0 हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक श्रृंखला परिपथ का कुल प्रतिरोध R 100 ओम है। पहले दो परिपथ 30 ओम 50 ओम है, तो तीसरा परिपथ क्या होगा? तो इसको क्या करना है? माइनस कर देंगे। पहले था 100 और ये जो है 30 और 50 80 हो जाएगा, तो ये 20 ओम हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 35 वोल्ट सप्लाई की श्रृंखला में जुड़े 3 प्रतिरोधक 2 किलो ओम, 4 किलो ओम और 3 किलो ओम का कुल करंट और प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि पूछा क्या है? आई और आर पूछा है। तो आर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 2, 2 4 और 3 7। तो 7, ये 7 किलो ओम यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं करंट निकाल कर। आई बराबर क्या होता है?
V बाई आर होता है, तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है 35 हो जाएगा, और यहाँ पे R कितना हो जाएगा 7 किलो ओम हो जाएगा। तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 10⁻³ तो यहाँ कैलकुलेट करने पर आएगा 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और ये जो है 5 × 10⁻³ को क्या बोलेंगे 5 मिली एम्पियर बोलेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 100 वाट के बल्ब 200 वोल्ट की सप्लाई लाइन के समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाती है तो क्या होगा? तो कितना सप्लाई है? 4 बल्ब है, उसमें जो है एक बल्ब फ्यूज हो गया और वो पैरेलल में है, तो इसको हटा देंगे तो कितना जलेगा? 3 जलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शेष 3 बल्ब रोशनी देंगे। आइए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 1 HP बराबर बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 746 वाट के बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 500 वाट के 2 लैंप समानांतर में लगाए गए हैं, इनकी कुल वोल्टेज निम्नलिखित के बराबर है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? टोटल जो होता है वाट का फार्मूला क्या जोड़ लेंगे, 500 वाट प्लस 500 वाट कितना हो जाएगा? 1000 वाट हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 100 वोल्टेज तक चार्ज किए गए 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में होने वाला परिवर्तन क्या होगा? एक फार्मूला होता है, Q बराबर क्या होता है? CV होता है। तो हमारा C कितना दिया हुआ है? 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। तो इसको 4 माइक्रोफैराड को 4 × 10⁻⁶ लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। म्यूचुअल इंडक्टेंस डैश डैश द्वारा मापा जाता है। कोई भी इंडक्टेंस हो उसका जो है ऐसा यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक साइनसोइडल करंट का फॉर्म फैक्टर 1 है। अगर करंट का औसत मान 20 एम्पियर है, जो करंट का RMS मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है? RMS बटा में क्या होता है? एवरेज होता है। औसत मान दिया हुआ है और पावर फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 × 20 हो जाएगा। RMS का वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। श्रेणी RL परिपथ में KVA को डैश डैश से गुणा करके सक्रिय बल प्राप्त किया जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि अपरेंट पावर बराबर S बराबर क्या होता है? VI होता है, ठीक। और जैसे ही इसमें cos फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? एक्टिव पावर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सक्रिय शक्ति को डैश डैश में मापा जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किलोवाट में मापते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। एक DC सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। काफ़ी कंसेप्चुअल सवाल है, ध्यान से देखना है। यदि स्टार से जुड़े प्रतिरोध संबंध RA बराबर RB बराबर RC बराबर R स्टार बनाते हो तो डेल्टा सही तुल्यमान कौन सा होगा? इस प्रकार के सवाल में कभी भी हमको अगर स्टार से डेल्टा में जाना रहे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या डेल्टा से अगर स्टार में हम लोग को जाना रहे तो क्या करते हैं? 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो है हम स्टार से किस में जा रहे हैं? डेल्टा में जा रहे हैं, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं कहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3R स्टार हो जाएगा, 3R स्टार हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। नीचे दिए गए कथन को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। कथन किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त किए गए पदार्थ का द्रव्यमान m आवेश q का मात्रा का समानुपात है, तो उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है? तो ये तो हो जाएगा फैराडे का नियम। फैराडे का नियम पहला क्या कहता है? m जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास जो होता है चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। तो m जो होता है ये प्रोपोर्शनल का हटाने के लिए क्या दे देंगे? z दे देंगे, तो ये हो जाएगा q, और q बराबर क्या होता है? IT होता है। तो ये फैराडे का क्या पहला नियम है। आइए देखते हैं 42 नंबर।
यदि किसी दी गई बैटरी का अंकित वोल्टेज 1.2 है, इसमें प्रयुक्त जो है सेल किस प्रकार का होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, निकल कैडमियम हो जाएगा। लैक्लांसर सेल को जो है 1.5 जो है वोल्ट अंकित रहता है और वोल्टीय सेल में 1.8 जो है जो अंकित रहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला जो सेकेंडरी सेल है तो कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेड एसिड सेल हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पदार्थ का कौन सा गुण उसमें चुंबकीय फ्लक्स निर्मित होने से रोकता है? तो करंट को कौन रोकता है? करंट को जिस प्रकार रोकता है रेसिस्टेंस, उसी प्रकार फ्लक्स को कौन रोकता है? रिएक्टेंस रोकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डैश डैश फ्लक्स की एसआई यूनिट है, तो फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? वेबर होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका होता है? फ्लक्स डेंसिटी का होता है। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। दिए गए चित्रलेख से संबंधित प्रतीक की पहचान करें। ये क्या है? कहीं गए होंगे आप, सांप जहाँ पे काटता है वहाँ पे सिंबल इस टाइप का बनाया रहता है, ठीक ना? तो ये 20 का है सिंबल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ दिखाए गए विद्युत उपकरण को पहचानें। तो ये कौन सा है? ये जो है किस प्रकार का ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा है? तो ये हो जाएगा एन हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। ये सिंबल यही रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम के किस गुणधर्म का अधिक मान होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोधकता हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है, तो ये तो वेट गीला वाला जितना है उसको काट ही दीजिए और मेटल रड भी काट दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? ये ड्राई वुड। ड्राई वुड जो है बिजली के झटके से बचाता है, सूखा लकड़ी जिसे बोलते हैं हिंदी में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सोल्डरिंग के लिए नियोजित विधियों में से एक नहीं है? तो हम लोग जो है वेब सोल्डरिंग पढ़ते हैं, टॉर्च सोल्डरिंग नहीं पढ़े हैं, सोल्डरिंग आयरन भी पढ़ते हैं और डीप सोल्डरिंग भी पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण से अभिप्राय है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो इसका मापदंड होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा सी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण को मापन के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नरम लेड पेंसिल का प्रयोग मोटी तथा गहरी रेखा के लिए उचित है, तो मध्य ग्रेड की पेंसिल H2H का प्रयोग कहाँ उचित है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। जब ड्राइंग शीट की दोनों माप समान होती है तो प्रारूप के दोनों सिरों के लिए डैश डैश का अनुपात प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा? इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसका ऑप्शन √2 × 2 भी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जो लेटरिंग करते समय यानी कि अक्षरांकन करते समय अक्षरों के मध्य दूरी छोड़ना आवश्यक होता है, तो ये प्रकार के जो है लेटरिंग में 2 अक्षरों के मध्य दूरी होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है? इसमें मध्य दूरी 1D होता है ए वाला में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक रेखा की क्षैतिज दीप्ति, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल ट्रेस बोलते हैं। चिन्ह मौजूद होते हैं जब रेखा हॉरिजेंटल ट्रेस हॉरिजेंटल प्लेन होता है और वर्टिकल ट्रेस वर्टिकल प्लेन के तरफ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, क्षैतिज तल के समानांतर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। धरातल पर खड़ा व्यक्ति धरातल से किस प्रकार की रेखा बनाता है? कोई व्यक्ति धरातल पर है और अगर खड़ा व्यक्ति किस प्रकार का बनाएगा? तो परपेंडिकुलर बनाएगा, लंबवत बनाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कोई डैश डैश एक ऐसा वक्र जो किसी वृत्त की परिधि के अंदर या बाहर किसी नियत बिंदु द्वारा तब बनता है जब वृत्त एक सरल रेखा पर घूमता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं
इसको इंग्लिश में लिखते हैं ट्रेओक्वाड। ये क्या होता है, ये जो है लाइन होगा मान लीजिए और एक सर्कल हो गया। अगर आप इससे जो है इसको रोटेट कराइएगा तो ऐसे ऐसे रोटेट होगा इसको पकड़ के, तो इसी को बोलते हैं ट्रेक्वाइड बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक रेखा का सम्मुख दृश्य और ऊपरी दृश्य एक सौ रेखा के क्रमशः नीचे तथा ऊपर प्रदर्शित किया गया है तो प्रक्षेप में खींचे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तृतीय कोण हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस बिंदु की अवस्थिति ज्ञात करें जब दोनों, और क्लियर क्वेश्चन ही नहीं दिया, इसको हटा देते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रम पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है। तो ये हो जाएगा निषेधात्मक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर। 120 mm व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 120 mm। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। स्केल का प्रयोग निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो इसका क्या, स्केल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, दूरी नापने के लिए करते हैं और विमांकन हेतु करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऊर्ध्वाधर सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन यानी वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग में किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का तापमान गुणांक शून्य के आसपास होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक डायोड में अग्र विभवपात यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस तरह का उपकरण डायोड होता है। तो नॉन लीनियर जो होता है उपकरण वो डायोड होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक ट्रांजिस्टर डैश डैश में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 पीएन जंक्शन हो जाएगा, ये J1 J2। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी अर्धचालक में हीट, ये जो सवाल कट गया है, हीट सिंक का कार्य किसका नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, तापमान वृद्धि हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवर्धन जुग्मन यानी कि एम्पलीफायर कपलिंग में जो कैपेसिटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्युत धारा के आउटपुट के साथ मिलाने से रोकने के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एसी उत्पादन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर डैश डैश पर आधारित होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये एक ऑसिलेटर सर्किट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है यूपीएस का। यूपीएस क्या करता है, अगर आप लैपटॉप देख रहे हैं, अगर लाइट डिस्कनेक्ट हो जाए फिर भी वो चलते रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सामान्य आपूर्ति की स्थिति में भी कार्य करना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। निम्नलिखित में से निष्क्रिय साधन कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ईयर कोर इंडक्टर हो जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट प्रश्न 75 नंबर। अष्टाधारी नंबर 1035 की दशमलव संख्या है। तो ये कैसे निकालते हैं, तो क्या करेंगे, 1:8 के पावर क्यू से चालू करेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 0 गुणे 8 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 3 गुणे 8 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस ये बचा 5 इंटू 8 के पावर 0 हो जाएगा। तो इसका टोटल कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 541। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंकिंग फॉर वाचिंग नीतीश भारती क्लासेज।